इस ठंडी रात में बादशाह आरिफ सलीम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके आलीशान किले की ऊंची झरोखों के बाहर हवाएं किसी बेआवाज चीख की तरह सरसराती फिर रही थीं, जैसे अपने साथ कोई ऐसा राज लेकर आ रही हूं जिसे दरबार में कोई जबान देने की हिम्मत न करता हो। बादशाह अपने बिस्तर के किनारे बैठा उन दियों को देख रहा था जिनका तेल आखिरी सांसें ले रहा था। उसे अपने खास वजीर की वो रिपोर्ट याद आई जो दोपहर को उसके सामने पेश की गई थी। रिपोर्ट निहायत सलीके से लिखी गई थी, हर लफ्ज तराशा हुआ, हर जुमला इत्मीनान से भरा हुआ। उसमें लिखा था कि रियाया सुकून और खुशहाली में जिंदगी गुजार रही है, अनाज के जखीरे लबालब हैं और लोग सिर्फ शुक्र अदा करने के लिए हाथ उठाते हैं। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी, जैसे मखमली लिबास में छिपी कोई नुकीली चीज बार बार चुभ रही हो। उसने फैसला किया कि वो इस शक को अपनी आंखों से परखेगा। वो खामोशी से उठा और कमरे के कोने में रखे एक पुराने संदूक को खोला। इसमें ना तो सोना था ना ही हीरे, बल्कि निहायत सादा कपड़े थे। खुरदरी उनका लिबास और एक मध्यम रंग की पगड़ी जैसी थके हुए ताजिर पहनते हैं। उसने अपने रेशमी कपड़े उतारे और वो सादा लिबास पहन लिया। आईने में देखा तो वहां कोई बादशाह नहीं था, बल्कि एक थका हुआ आम आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर वक्त की लकीरें थीं। वो महल के पिछले रास्तों से गुजरा, उन रास्तों से जिन्हें सिर्फ वो और उसका वफादार खादिम यूसुफ जानते थे। आखिरकार वो बाग की दीवार के पास बने एक छोटे दरवाजे तक पहुंचा। पहरेदार वहां सो रहा था या शायद सोने का बहाना कर रहा था। बादशाह ने उसे जगाया नहीं, बस आहिस्तगी से कुंडी खोली और शहर की तारीक गलियों में निकल आया। गलियां तकरीबन सुनसान थीं, सिर्फ उसके कदमों की आवाज ठंडे पत्थरों पर गूंज रही थी। बाहर की हवा महल से बिल्कुल अलग थी। इसमें नमी थी, जलती लकड़ी का धुआं था और एक अजीब सी बू थी जो उसे फौरन समझ न आई, जैसे जला हुआ आटा। चलते चलते वो एक पुराने मोहल्ले में पहुंचा जिसे चौके रेहान कहा जाता था। ये मोहल्ला अपनी तंग गलियों और जुड़े हुए घरों की वजह से मशहूर था, जहां कारीगर और छोटे पेशेवर लोग रहते थे। उसे उम्मीद थी कि आधी रात के बाद यहां मुकम्मल खामोशी होगी, मगर अचानक उसे एक पुरानी बेकरी के पास हल्की सी हरकत और सरगोशियां सुनाई दी। वो एहतियात से आगे बढ़ा और करीब पड़ी पत्थर की बेंच पर बैठ गया, जैसे कोई मुसाफिर थकान उतारने के लिए रुका हो। उसने अपनी पगड़ी कुछ नीचे कर ली और कान लगाकर सुनने लगा। 3 आदमी बंद बेकरी के दरवाजे के सामने खड़े थे और अंदर मौजूद नानबाई से धीमी आवाज में बात कर रहे थे, जो एक छोटी खिड़की से झांक रहा था। उनमें से एक ने इल्तिजा करते हुए कहा, हाजी करीम, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, क्या मुझे एक रोटी भी नहीं मिल सकती? नानबाई ने थकी हुई और खौफजदा आवाज में जवाब दिया, खुदा की कसम बेटा, आज मेरे पास इतना आटा भी नहीं कि एक पूरी रोटी बन सके। गोदाम बंद है, बड़े सौदागर कहते हैं कि सारा गेहूं खराब हो गया है। बादशाह ने नकाब के पीछे अपनी भौहें सिकोड़ लीं। गेहूं खराब हो गया है? ये कैसे मुमकिन है, जबकि दरबार की रिपोर्ट कहती है कि इस साल की पैदावार सबसे ज्यादा है। दूसरे आदमी ने सख्त लहजे में कहा, मैंने अपनी आंखों से गाड़ियां देखी हैं, वो सब सौदागर कासिम के गोदामों में जा रही थीं, भरी हुई बोरियों के साथ। नानबाई ने फौरन सरगोशी में खबरदार किया, आवाज आहिस्ता रखो, दीवारों के भी कान होते हैं। कासिम बहुत ताकतवर आदमी है, अगर उसके लोगों ने सुन लिया तो तुम सुबह नहीं देखोगे। इसी वक्त बादशाह एक अजनबी ताजिर के रूप में आगे बढ़ा और बोला, अस्सलाम वालेकुम, मैं मुसाफिर हूं, क्या इस शहर में एक मेहमान के लिए एक रोटी भी नहीं? सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर नानबाई को उस पर तरस आ गया। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और एक कपड़े में लिपटी चीज उसके हाथ में थमा दी। ले लो और हमारी मजबूरी माफ करना, ये खालिस गेहूं नहीं है, इसमें मक्का और जड़ें मिली हुई हैं। बादशाह ने रोटी ली। उसका जायका अजीब था, कठिन और गैर मामूली तौर पर भारी। वो वहां से चला गया मगर रोटी नहीं खाई। कुछ दूर जाकर उसने रोटी खोली और गौर से देखा, इसमें बारीक चमकदार कण थे, रेत। उसके दिल में तीव्र दर्द उठा, अपनी नहीं, अपनी रैया की हालत पर। इसी लम्हे उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो एक खाली पेड़ों के पीछे छिप गया और देखा एक बड़ी लकड़ी की गाड़ी जिसे घोड़ों के बजाय 2 आदमी खींच रहे थे और उसके पहियों पर कपड़ा लिपटा हुआ था ताकि आवाज ना हो। जब गाड़ी करीब आई तो उसने एक बोरी पर नजर डाली। उस पर शाही मोहर थी जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी। उसके जहन में सवाल आया, ये गाड़ी आधी रात को सदर दरवाजे की तरफ क्यों जा रही है
और दरवाजा खोलने की चाबी किसके पास है? उसने फैसला किया वो इस गाड़ी का पीछा करेगा। वो खामोशी से इस गाड़ी के पीछे चलने लगा, जैसे कोई साया अंधेरे में घुल जाता है। उसने फासला कायम रखा ताकि उसकी मौजूदगी का एहसास न हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, खौफ से नहीं बल्कि गुस्से और बेचैनी से। गाड़ी तंग गलियों से निकलकर एक खुले मैदान में पहुंची तो दोनों आदमी रुक गए। उन्होंने अंधेरे में छिपे 2 ताकतवर घोड़े निकाले और तेजी से गाड़ी को उनके साथ बांध दिया। बोझ इतना अधिक था कि इंसान अधिक देर तक इसे नहीं खींच सकते थे। बादशाह को अंदाजा न था कि वो एक ऐसे राज के करीब पहुंच रहा है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मगर क्या वो वाकई अकेला था या अंधेरे में और भी आंखें उसे देख रही थीं? वो एहतियात से आगे बढ़ा और गाड़ी के पीछे चलता रहा। आखिरकार वो शहर की दक्षिणी दीवार के पास पहुंचे, एक पुराने दरवाजे के सामने, दरवाज़ाए फरामोशी, जो बरसों पहले बंद कर दिया गया था। बादशाह एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया। उसे लगा कि लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा न हुआ। अंधेरे में से एक तीसरा व्यक्ति नजर आया, शाही हिफाजती वर्दी में। उसने खामोशी से चाबी निकाली, ताले पर तेल लगाया और बिना आवाज के दरवाजा खोला। गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। दरवाजा बंद तो किया गया, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं, जैसे और आने वालों का इंतजार हो। बादशाह ने कुछ लम्हे इंतजार किया और फिर खामोशी से दरवाजे से बाहर निकल गया। वो शहर के बाहर एक वीरान इलाके में पहुंचा, जहां पुराने कारखाने और टूटे फूटे गोदाम थे। बदबू इतनी तीव्र थी कि किसी और चीज की बू को छुपा सकती थी। गाड़ी एक पुरानी सराय में दाखिल हुई। बादशाह फौरन एक पेड़ पर चढ़ा, फिर छत पर पहुंचा और रेंगता हुआ एक रोशनदान तक आया। उसने नीचे झांका और जो देखा वो हैरान करने वाला था। वहां कई गाड़ियां, मजदूर और गुलाम मौजूद थे। मध्यम मशालों की रोशनी में एक मंजूम काम हो रहा था। शाही मुहर वाले गेहूं के थैले खोले जा रहे थे। खालिस अनाज निकालकर नए थैलों में भरा जा रहा था, जिन पर बरामद के लिए लिखा था। और दूसरी तरफ खराब और घटिया गेहूं को मिलाकर उन्हीं शाही थैलों में भरकर दोबारा सी दिया जा रहा था। बादशाह ने सरगोशी की, ये लोग सोना चुरा रहे हैं और अपनी ही रैया को मिट्टी खिला रहे हैं। मगर असली सवाल अभी बाकी था, इस सब का सरगना कौन था? उसने नजर दौड़ाई। एक कोने में एक व्यक्ति मेज पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था। उसके सीने पर एक सोने की जंजीर थी जिसमें तराजू का निशान था। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो बाजारों का बड़ा निगरान अफसर था, जिस पर दयानतदारी की जिम्मेदारी थी। और वही इस धोखे का हिस्सा था। इसी लम्हे एक कबूतर फड़फड़ाया, मिट्टी और कंकड़ नीचे गिर गए। अचानक सन्नाटा छा गया। ऊपर कोई है, एक आवाज गूंजी, मशालें बुझा दो। अंधेरा छा गया। हथियार निकालने की आवाजें आने लगीं। लोग सीढ़ियों की तरफ दौड़ने लगे। बादशाह अकेला था और खतरे में घिरा हुआ था। उसने रास्ता तलाश किया। नीचे कूदना खतरे वाला था, रुकना मौत के बराबर। इसी वक्त उसकी नजर एक रस्सी पर पड़ी। वो फौरन उसकी तरफ लपका। दरवाजा जोर से खोला जा रहा था। उसने रस्सी पकड़ी और छलांग लगा दी, मगर रस्सी बोसीदा थी। अचानक चर्र की आवाज आई और रस्सी टूट गई। वो जोर से नीचे गिरा, भूसे के ढेर पर, और एक पेपे से टकरा गया। आवाज गूंज उठी, वहीं है, पकड़ो। ऊपर से चीख सुनाई दी। वो उठने लगा, मगर उसके टखने में तीव्र दर्द था। इसी वक्त 3 आदमी डंडे लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखों में जुल्म की चमक थी। वो उसे पहचान न सके। उनके लिए वो सिर्फ एक घुसपैठिया था। वो पीछे हटा, मगर दीवार से जा लगा। उसने खंजर पकड़ा, मगर फिर एक और तरकीब सोची। वो झुका, मिट्टी उठाई और उनके चेहरों पर फेंकते हुए चीखा, आग लग गई है। वे घबरा गए, आंखें मलने लगीं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो एक छोटे दरवाजे से निकलकर गली में भाग गया। वो जख्मी पैरों के बावजूद दौड़ता रहा और आखिरकार उनकी नजरों से ओझल हो गया। फजर से पहले वो महल पहुंच गया। खफी दरवाजे से अंदर आया, जहां यूसुफ इंतजार कर रहा था। उसने कुछ न कहा, बस तैयार होकर दरबार में जा बैठा। उसके हाथ में वही कठिन रोटी थी। सूरज उगते ही उसने निगरान अफसर और ताजरों को दरबार में बुलाया। निगरान आया, परेशान, थका हुआ, आंखें लाल। सब खैरियत है मेरे आका? उसने पूछा। बादशाह ने गहरी नजर से देखा और बोला,
मैंने कल रात एक ख्वाब देखा। उसने सारा मंजर बयान किया। निगरान घबरा गया मगर बोला, यह सिर्फ ख्वाब है। बादशाह ने रोटी मेज पर रख दी। और ये क्या ये भी ख्वाब है? फिर उसने उसके कपड़े पर लगे दाग की तरफ इशारा किया। सच सामने आ गया। निगरान घुटनों पर गिर गया, सब कुछ स्वीकार कर लिया। बादशाह ने कत्ल का हुक्म नहीं दिया, बल्कि हुक्म दिया कि उनकी दौलत जब्त की जाए, गोदाम बेकरी बनाए जाएं और वे खुद गरीबों के लिए रोटी पकाएं। हिफाजतियों को सरहदों पर भेज दिया गया। असली गेहूं बांटी गई, खुशहाली लौट आई। लोगों ने सीखा उनका बादशाह सिर्फ कागजों पर नहीं, हकीकत पर यकीन रखता है। साल गुजर गए, शहर में सुकून वापस आ गया। आखिरी दिनों में बादशाह अक्सर बेकरियों से उठते धुएं को देखकर मुस्कुराता था। उसने सीख लिया था, सच कागजों में नहीं, लोगों की आंखों में होता है। और ये कि इंसाफ देर से आता है मगर जरूर आता है। ये कहानी नस्लों तक सुनाई गई और आज भी हमें याद दिलाती है, कोई राज हमेशा छुपा नहीं रहता।